हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों, टीचिंग पेडागोजी का यह एक दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सवालों का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने पहले क्वेश्चंस को लेते हैं। अधिगम वह विकास है जो अभ्यास एवं प्रयास से आता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अधिगम वह विकास है जो अभ्यास एवं प्रयास से आता है। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है ए हॉल का कथन है, या बी गेसेल का, या मार्टिन का, या हॉर्लक का। तो 53 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है डी। हर्लक ने कहा था दोस्तों कि अधिगम वह विकास है जो अभ्यास एवं प्रयास से आता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। सीखने का तात्पर्य अभ्यास या अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के अर्जन से है। सीखने की यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों, सीखने की यह परिभाषा चैंपलिन ने दिया था। कौन दिए थे? चैंपलिन दिए थे कि सीखने का तात्पर्य अभ्यास या अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के अर्जन से है। याद रखिएगा, अर्जन से है। अगला क्वेश्चन है कि सीखना अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। सीखना अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। सीखने के संबंध में यह कथन दोस्तों किसने दिया है? तो ये आपका ऑप्शन है चैंपल, काल्विन, वुडवर्थ या स्किनर। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, काल्विन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में शिक्षण नहीं होगा? दोस्तों, ये सवाल 2-3 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिहार STET, और कुछ सवाल हर प्रकार के टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा बिहार STET में जो टीचिंग पेडागोजी का जो थोड़ा सा ट्रेंड रहेगा ना, वो फैक्चुअल सवाल पे कम रहेगा, लेकिन हाँ कंसेप्ट पे रहेगा। जैसे आपका 56 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में किसके अभाव में शिक्षण नहीं होगा? ऑप्शन है उत्तेजना। दोस्तों, उत्तेजना रहे या नहीं रहे शिक्षण हो सकता है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। दोस्तों, दूसरा है पुनर्बलन। पुनर्बलन शिक्षण के लिए आवश्यक है, लेकिन ये सीखने के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम पुनर्बलन ही देंगे। एक ऑप्शन है डी, लिंग भेद। तो लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों, पुनर्बलन आपका ऑप्शन गलत नहीं है, सही है, लेकिन परिपक्वता सबसे उपयुक्त यहाँ पे ऑप्शन है। आप समझिए कि पुनर्बलन और परिपक्वता में क्या अंतर है। जैसे पुनर्बलन, जैसे हम किसी व्यक्ति को कुछ सिखा रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको मोटिवेट कर रहे हैं, पुनर्बलन दे रहे हैं, बीच बीच में बातों के माध्यम से या कोई प्राइज दे रहे हैं तो मोटिवेट हो रहा है, शिक्षण हो रहा है। लेकिन किसी बालक को जो अभी चल फिर नहीं सकता है, उसको हम दौड़ाना सिखा नहीं सकते हैं, चाहे आप जितना भी पुनर्बलन दीजिए। तो इस परिप्रेक्ष्य से जो आपका 56 का ऑप्शन सी है, परिपक्वता, यही करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में शिक्षण नहीं होगा? सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। किसके अभाव में शिक्षण नहीं होगा? निम्नलिखित में किसके अभाव में शिक्षण नहीं होगा? चलिए, शिक्षण नहीं होगा। 57 देखते हैं। सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत, याद रखिएगा, प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक किए थे। कौन किए थे दोस्तों? थॉर्नडाइक किए थे। और जो अगला क्वेश्चन है कि किसने अपना अध्ययन जन्म से आदि तथा बाहरी 10 वर्षीय बालिका पर करके यह निष्कर्ष दिया कि संवेगों का शिक्षण परिपक्वता पर निर्भर पड़ता है। अर्थात संवेग पे किसने अपना अध्ययन किया? तो ये थे आपके गुड एनफ। अगला क्वेश्चन है कि जॉनी और जिमी नामक जुड़वा बच्चों पर परिपक्वता एवं शिक्षण का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इन लोगों पे जो परिपक्वता का अध्ययन किए थे वो है आपके मैकग्रा है। करेक्ट आंसर होगा आपका बी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में 59 फिर आ गया।
आनुवंशिकता का अभिप्राय एक डैश डैश तंत्र से है। जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने माता पिता तथा पूर्वजों से कुछ विशिष्ट लक्षणों को प्राप्त करता है। तो मनोवैज्ञानिक तंत्र तो होगा नहीं, आनुवंशिकता में मनोवैज्ञानिक कैसे आ सकता है? आनुवंशिकता में दोस्तों सामाजिक बात भी नहीं आ सकता है, पैसा की कोई बातें नहीं है। तो आनुवंशिकता जब शब्द दिया है दोस्तों तो वहाँ पे जैविक ही आपका करेक्ट होगा। दोस्तों तंत्र जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने माता पिता तथा पूर्वजों से कुछ विशिष्ट लक्षणों को प्राप्त करता है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स को थ्रोली पढ़े इस समय, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन हल करने का एक सही अप्रोच सीखना होगा। जैसे यहाँ पे आनुवंशिकता दे दिया, तो जब आनुवंशिकता की दोस्तों बात हो रही है तो फिर मनोविज्ञान और सामाजिक और आर्थिक का कोई लेना देना ही नहीं है। आप जानते हैं कि आनुवंशिकता माता पिता और पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं वही होते हैं, उस पर कोई भी आर्थिक का, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक तथ्यों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस लिहाज से जो 61 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। यदि आप चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी का सवाल दोस्तों बन जाता है। बस आपके सोचने की तरीका, आपका सेंस पे निर्भर करता है। अब देखिए दो सवाल बिल्कुल ही सी टेट और बिहार टेट जैसे सिंपल परीक्षाओं के लिए ज़्यादा यूजफुल है, या कोई भी टेट एग्जाम हो, लेकिन एसटीईटी के लिए खासे दो सवाल नहीं है। जैसे फिर भी देख लीजिए, पुरुष के जर्म सेल्स को क्या कहा जाता है? तो इसमें सबको मालूम है वीर्यकर, और महिलाओं के जर्म सेल को कहते हैं रजकर। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के जर्म सेल को क्या कहा जाता है? तो रजकर। तो उम्मीद है कि ये सब आप पहले से जानते होंगे। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही स्पेशल सवाल है आपके लिए, पूछा जा चुका है। आनुवंशिकता का वास्तविक वाहक निम्नलिखित में से कौन है? ये सवाल अच्छा है। आनुवंशिकता का वास्तविक वाहक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? न्यूक्लियड, कोशिका, क्रोमोजोम्स या डेंड्राइट्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्रोमोजोम्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक रजकण एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है किंतु विकास क्रम में टूटकर दो भागों में विभक्त हो जाता है तो वह डैश डैश जन्म लेता है। तो दोस्तों समलिंगी या विषमलिंगी? दोस्तों विषमलिंगी होगा। जब वो टूट जाएगा तो समलिंगी नहीं होगा, वो आपका विषमलिंगी होगा। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, माता पिता के अलग अलग गुणों के जीन्स में जो डैश डैश होते हैं उन्हीं के अनुरूप गुण बच्चे में पाए जाते हैं। अप्रभावी, प्रभावी, निष्क्रिय। दोस्तों प्रभावी जब रहेगा, कोई चीज एक्टिव रहेगा ना, तभी तो पाया जाएगा। अप्रभावी हो, निष्क्रिय हो तो क्या फायदा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि पर्यावरण का अभिप्राय बाह्य कारकों से है जिन्होंने व्यक्ति के जीवन के आरंभ से क्रिया की है, मतलब उसका जीवन आरंभ हुआ है तभी से उसने प्रभाव डाला है। यह विचार किसका है दोस्तों? गेसेल, वाटसन, वुडवर्थ या रेबर। तो 68 का करेक्ट आंसर होगा वुडवर्थ। 69 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, मानव विकास में वातावरण को प्रमुखता प्रदान करने वाले में कौन से वैज्ञानिक सर्वोपरि हैं? माने मानव के विकास में आनुवंशिकता से ज्यादा वातावरण को किसने महत्व दिया? तो वो है आपके वाटसन। और ये जो आपको गेसेल, टॉरमैन दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने आनुवंशिकता पे ज्यादा जोर दिया था दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति आनुवंशिकता या पर्यावरण का योग न होकर गुणनफल है, अर्थात व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। दोस्तों याद रखिएगा, आनुवंशिकता से टेट में सवाल जरूर आता है, चाहे जिस रूप में पूछे। तो 70 नंबर का जो ऑप्शन है आपका वुडवर्थ, वाटसन, क्रो या क्रो, हिलगार्ड। दोस्तों याद रखिएगा, वाटसन तो सिर्फ वातावरण पे जोर दिए थे, लेकिन वुडवर्थ ने कहा कि नहीं, किसी बालक के विकास में सिर्फ आनुवंशिकता या पर्यावरण का सिर्फ महत्व नहीं होता है, उसमें आनुवंशिकता भी अच्छी होनी चाहिए,
अच्छे पर्यावरण जब उसको हम प्रदान करेंगे तभी उसका सही ढंग से विकास होगा। इसीलिए यह एकमात्र अंतःक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। जाइगोट निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जाइगोट। तो दोस्तों ये जो एक दो सवाल हैं थोड़ा सा फिर केवल सीटेट टेट लेवल के हैं, एसटीईटी के परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा कम महत्व के हैं, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सवाल नहीं आएगा। 71 नंबर है, तो जाइगोट निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो जाइगोट कहा जाता है आपका फलित रजकण को। किसे कहा जाता है? फलित रजकण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जाइगोट का भाग होता है? जाइगोट का भाग दोस्तों कौन होता है? तो यहाँ ऑप्शन है आपका 72 नंबर का, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। जीन्स कहाँ रहता है? ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। जीन्स कहाँ रहता है? ऑप्शन है आपका क्रोमोसोम्स, डेंड्राइटस, एडलब्रस और साइटोप्लाज्मा में। तो दोस्तों क्रोमोसोम्स में आपका जीन्स रहता है। 73 का करेक्ट आंसर ये होगा। 74 नंबर सवाल है, मानवीय जाइगोट में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? कितने जोड़े की बात किया गया है? तो 23। असंख्या हो तो इसी का डबल कर देंगे। महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? दोस्तों महिलाओं में एक ही होता है XX और पुरुषों में XY। पुरुषों में निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो XY हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। दोस्तों जो आपका 77 नंबर सवाल है, 77, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। व्यक्तिक विभिन्नता निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? व्यक्तिक विभिन्नता निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? शारीरिक गुणों में, मानसिक गुणों में? शारीरिक या मानसिक दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं? ऑप्शन यहाँ पे एक मिस है। तो इसमें जो है 77 का दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।